नाज़रीन वेलकम बैक। हम डेंगू के जो टेस्ट हैं तशखीस के, उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे। डॉक्टर असदुल्ला साहब, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा था। जी डॉक्टर साहब। तो मैं बता रहा था जी, सबसे बुनियादी टेस्ट तो सीबीसी है। पहले दूसरे दिन ये खराब नहीं आएगा, लेकिन करवा लेना चाहिए एहतियातन, क्योंकि वो हमारी बेसलाइन सेट हो जाती है कि पहले कौन कौन से टेस्ट कहाँ कहाँ पे स्टैंड करते थे। तीसरे दिन से कम होना शुरू होते हैं, तीसरे दिन से ऑनवर्ड हम कहते हैं डेली करवाएं। और इसमें प्लेटलेट सबसे अहम है, नंबर 1, जिससे लोग डरते हैं। अमूमन प्लेटलेट कम होने से डेथ या ऐसी पेचीदगियां नहीं आती। हमारे लोग सबसे ज्यादा प्लेटलेट से डरते हैं, लेकिन प्लेटलेट अगर 50 से कम हो तो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना बेहतर है। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा इसमें जो टेस्ट है, एक है एंटी डेंगू टेस्ट। ये एंटी डेंगू टेस्ट अमूमन 7वें दिन पॉजिटिव आता है। एंटी डेंगू टेस्ट जो डेंगू का अपना खास टेस्ट जो डेंगू की जो तशखीस है, बिल्कुल जो खास टेस्ट है। प्रॉब्लम यह है कि लोग अमूमन पहले दूसरे दिन करवा लेते हैं और मुतमिन हो जाते हैं। ये देखें ना, प्लेटलेट्स के कम होने से, ये भी जरा यहाँ पे बता दीजिए हमारे नाजरीन के लिए कि आया प्लेटलेट्स अगर कम होते हैं तो इसको डेंगू ही समझा जाए? जिस तरह की ये जो हमारे यहाँ पे हालात हैं, इसमें जिस बंदे के भी प्लेटलेट और WBC कम हो रहे हैं बुखार के साथ, ज्यादा चांस यही है कि वो डेंगू है। 90%। अच्छा, 90% यही चांस है डेंगू है। अच्छा, उसमें यह है कि फिर हम उसका 7वें दिन एंटी डेंगू टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर उसका एंटी डेंगू पॉजिटिव, 7वें दिन भी 100% मरीजों का पॉजिटिव नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि लोग मैंने देखे हैं पहले दूसरे दिन एंटी डेंगू टेस्ट करवा लेते हैं, वो नेगेटिव आ जाता है, खुद ब खुद दे देते हैं ना, और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो जब बुखार उतरेगा वो तो मेंटली रिलैक्स होंगे, लेकिन उस वक्त वो क्रिटिकल पीरियड होगा। तो दूसरे कुछ टेस्ट इसमें और होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं मरीजों को पहचानने में कि क्या ये हमारा मरीज अगले एक आधे दिन में सीरियस तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछने वाला था कि ये कैसे, मतलब जिस तरह से अमवात हो रही हैं, आप देखें कि डेंगू के बारे में जो हमें जो इंफॉर्मेशन पहले कम थी हमारे पास, वो अब बढ़ती जा रही हैं। अब देखें, अब इंडोनेशिया की टीम आपके पास आई है, श्रीलंकन आई है, अब नेट पे भी वज़ीर आला साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने वो एक वेबसाइट, बल्कि फेसबुक मेरा ख्याल है आ गई है अवेयरनेस के लिए। अब मुझे ये बताएं कि अगर अटैक होता है मरीज के ऊपर, अब मरीज आपके पास 10 आए हैं, सारे डेंगू हैं, उसमें से आपको कैसे अंदाजा होगा कि ये सीवियर पोजीशन में चला जाएगा मरीज या ये क्रिटिकल हालत में चला जाएगा? सबसे पहले उसमें यह है जी कि अगर किसी के प्लेटलेट 100 से ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं जाते, तो उसको सीरियस होने के चांस कम है। नंबर 1। नंबर 2, एक टेस्ट होता है ALT, लिवर फंक्शन में है, जो जिगर के जो टेस्ट होते हैं उसमें होता है AST टेस्ट, सॉरी ALT नहीं AST। ये टेस्ट अगर किसी का नॉर्मल है तो उसके भी सीरियस होने के इम्कान बहुत कम है। तीसरा, जब बंदा सीरियस होने लगते हैं ना, तो उससे कुछ घंटे, एक आधा दिन, 24 घंटे पहले उसका एक होता है कोलेस्ट्रोल का टेस्ट, वो कम हो जाता है। कोलेस्ट्रोल जो है, उसका एक होता है एल्ब्यूमिन का टेस्ट, ये भी एक जिगर का ही टेस्ट है, एल्ब्यूमिन। ये कम होना शुरू हो जाता है, एल्ब्यूमिन कम होना शुरू हो जाती है। और तीसरा टेस्ट होता है हेमाटोक्रिट, जो मैंने पहले बताया। अमूमन टेस्टों में ये लिखा होता है HCT या PCV, जो टेस्ट आप लोग लेके आते हैं ना रिपोर्ट, उसमें या HCT लिखा होगा या PCV लिखा होता है। ये टेस्ट जो है आमतौर पे 40% के आसपास होता है। अगर किसी का ये 20% बढ़ जाए, 40 का 20% होगा 48, ये टोटल 28 नहीं कह रहा, 40 का 20%। किसी का ये 40 से 48 हो जाए या 40 से 20% कम हो जाए, 32 हो जाए, ये दोनों मरीज सीरियस हैं। जिसका बढ़ रहा है ये मरीज भी अगले कुछ घंटों, 24 घंटों से 48 घंटों में ये सीरियस हो जाएगा, चांस है। और जिसका कम हो रहा है वो तो मरीज सीरियस ऑलरेडी है जी, उसको फॉरन ब्लड लगना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। से मैं बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही से मैं आपसे पूछूंगा कि डॉक्टर साहब ने तफसील से बता दिया कि ये टेस्ट आ गए, पता चल गया कि ये बंदा क्रिटिकल हालत में जा सकता है, तो उसके लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर करते हैं? उसको बचाने के लिए क्या आप तगोदो करते हैं? आपके सवाल के जवाब से पहले मैं ऐड करना चाहूँगा पिछले, जी प्लीज। ये टेस्टों की बात हम कर रहे थे, क्योंकि मरीज तो टेस्टों के साथ नहीं चलेगा। मरीज को, ऐसे मरीज जिनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रही हो और उल्टियाँ मुसलसल आ रही हो, ऐसे मरीज चांस है कि वो सीरियस हो सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को फिर फौरी आके अपने जिगर के टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि AST और ALT अपने करवाने चाहिए। और अगर वो 250 से ज़्यादा होते हैं तो बहुत डायरस हैं,
और अगर वो नॉर्मल होते हैं तो इसका मतलब है कम चांस है बीमारी उसकी शदीद होने का। अब ऐसा मरीज जिसको हमने डिटेक्ट कर लिया है कि ये शदीद हो सकता है, इसके अंदर शदीद इलामात आ सकती हैं, ये डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है। ये दो क्लासिफिकेशन है, एक डेंगू फीवर है जिसको सिंपल फीवर होता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब अमूमन कितने दिन में जाके करवाने चाहिए ये टेस्ट जो है? 3rd या 4th डे पे, तीसरे चौथे ठीक है। तो अगर डेंगू फीवर के केसेस हैं जिनके अंदर सिर्फ प्लेटलेट्स कम होते हैं, थोड़ी बहुत गम में से ब्लीडिंग हो जाती है, तो इनको हम सिर्फ डेंगू फीवर लेबल करते हैं। इवन थोड़ी बड़ी ब्लीडिंग हो जाती है लेकिन फिर भी उन्हें डेंगू फीवर कहेंगे। जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो सिर्फ हेमरेजिक नहीं है कि उसमें सिर्फ ब्लीडिंग नहीं होती और फीवर, उसमें एक तीसरी चीज़ भी हो जाती है, वो ये है कि जो छोटी खून की नालियाँ हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं वो फट जाती हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड है अंदर बॉडी का जो ब्लड है उसका कुछ हिस्सा पेट में आ जाता है या छाती में आ जाता है, जिसको हम एक्साइटिस कहते हैं, या पेट में पानी का आ जाना या छाती में पानी का आ जाना। ये 3rd 4th डे पे जब आ जाता है तो ये मरीज, इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहेंगे। ऐसे मरीज को फिर हम एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करके हम उसको फ्लूइड देते हैं उसके हीमोग्लोबिन हीमेटोक्रिट को देख के। डॉक्टर साहब ने हीमेटोक्रिट की बात की थी। हीमेटोक्रिट असल में हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा है जो जिसको हम अपने अंदाज में देखते हैं। तो वो अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो खतरनाक है। जब आप फ्लूइड देते हैं तो उसे नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। अगर वो बहुत थोड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, सामने नहीं हो रही। अच्छा, मतलब जाहिर नहीं हो रही, अंदर कहीं यकीनन हो रही है, और उसकी जैसे बीपी भी ड्रॉप हो जाएगा, उसकी हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप हो जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशंस को फिर मैनेज करने के दोनों मुख्तलिफ तरीके, एक को हमने फ्लूइड देना है, एक को हमने ब्लड लगाना है या कोलाइड्स देने हैं। तो उसकी वजह से उनका जो फ्लूइड है वो वापस आ जाएगा। ये बड़ा ही मुश्किल फेज है जो डे 5 से लेके डे 7 तक का जो पीरियड है, जब मरीज का बुखार उतर गया हुआ है, मरीज वैसे ठीक फील कर रहा है, थोड़ा पहले से बेहतर फील कर रहा है, लेकिन उसके अंदर सारे मसले शुरू हो गए हैं और अब उसका बीपी ड्रॉप हुआ ये सारा, तो उस वक्त उसको आईसीयू केयर की जरूरत होती है। यानी बुखार के बाद जो है वो आईसीयू केयर की जरूरत होती है ऐसे मरीजों को जिनके अंदर बीपी ड्रॉप कर जाए, जिनके अंदर जो है ये मैंने बताया कि पानी आ जाए फेफड़ों में और इसमें पेट में। अब इसको डील करने के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन इसलिए है कि आपने देखा होगा सड़कों पे अक्सर जो है वो खून बह जाता है लोगों का, वो हॉस्पिटल आते हैं, खून लगाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और भी कई सारी इमरजेंसीज हैं, जैसे कि जिगर के मरीज हैं, उनको खून की उल्टियाँ आती हैं, वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंडोस्कोपी की जाती है, उनका इलाज मुमकिन हो जाता है। ये मरीज में प्रॉब्लम ये है कि जो खून बह गया है एक्चुअली वो नालियों से तो बह गया जी, लेकिन बॉडी के अंदर ही है। अच्छा, वो बाहर नहीं ना बह गया, तो बॉडी के अंदर ही है। एक तो मरीज को पता नहीं लगा कि भाई ब्लड मेरा तो बह रहा है जी जी। दूसरा ये है कि उसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल है, बाहर से हम चीजें देंगे तो ओवर हाइड्रेट होने का भी चांस है मरीज का। अच्छा, तो ये जो ओवर हाइड्रेशन है और अंडर हाइड्रेशन दोनों को एक बैलेंस के तहत उसको मैनेज करना होता है और वो डॉक्टर्स की सुपरविजन में ही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल भी साथ ले लें, इसमें आप बताइएगा। अच्छा, ये मैं अपने नाज़रीन के लिए ये भी पूछना चाहूँगा कि इसमें कोई एज फैक्टर भी मरीजों को डिस्टर्ब करता है, और ये आप क्या समझते हैं कि ये मच्छर किस एज के लोगों को ज़्यादा ये मतलब अफेक्ट करता है? उसमें पहले तो मैं बच्चे, बूढ़े, जवान, इसमें कौन सी एज, या खवातीन को भी आप शामिल कर लें कि जी किस किस्म के लोगों को ये ज्यादा अफेक्ट करता है, और कौन से लोग ऐसे हैं जो इसके काटने के बावजूद इसके जहर से, इसके असर से महफूज रहते हैं? अच्छा, उसमें इस तरीके से है। पहले तो थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं यहाँ पे ये बात बड़ा जोर देना चाहता हूँ कि जो लोग सीरियस होते हैं, अगर वो मेडिकल सुपरविजन में नहीं जाते, मतलब अगर वो प्रॉपर केयर नहीं मिलती, तो उनमें से हर 5 में से 1 बंदा जो है वो मर जाता है। दूसरी तरफ अगर आप उन्हें प्रॉपर केयर दें, जिस तरह उन्हें चाहिए, ड्रिप चाहिए, ब्लड चाहिए, नजर रखें, तो आप इसको कम करके 1% तक ले आते हैं। यानी कि कहाँ 5 में से 1 और कहाँ 100 में से 1। तो ये 5वें दिन पे पेशेंट का जो है ना वो अपना चेकअप रखना, कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जाए, कहीं भी जाए, और ये अलामतों को ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है, क्योंकि इसमें आप रियली यू कैन मेक अ डिफरेंस, आप उसमें उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है। तो आपके दूसरे सवाल के बाद, तो डेंगू जो मच्छर है, जो टाइगर मॉस्किटो है, ये सबको ही काटता है, हर एक को काटता है, इसमें कोई बंदा ऐसा नहीं जो ना बचे। दूसरा, ये मच्छर अमूमन घर के अंदर होता है, तो घरों के अंदर होने की वजह से हमने देखा है कि पूरी पूरी फैमिली को ही हो रहा होता है। एक को ठीक होता है तो दूसरे को हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा हो जाता है। तीसरा, जो है इसमें अमूमन बच्चों में ये बीमारी इतनी सख्त सीवियर नहीं होती,
बच्चों में हल्का फुल्का बुखार एक आधा दिन होता है, उसके बाद वो खेलते रहते हैं, अच्छा, ज्यादा दर्दें नहीं होती, ज्यादा मसाइल नहीं होते, तो बच्चों में प्रॉब्लम इतना नहीं होता। जो ज्यादा रिस्क होता है डेथ में वो लोग होते हैं जो 15 से 35 साल के दरमियान, इनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये जंग होते हैं, इनकी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये असल में हकीकतन ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमें वायरस को मारने के साथ साथ हमें नुकसान 15 साल से 35 साल के दरमियान जो लोग हैं उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। वो रिस्क उन्हें ज्यादा होता है, डेंगू शॉक डेथ का रिस्क ज्यादा होता है। आप देखें अगर तो जितने लोग डेथ हुई है उनमें ज्यादा, कुछ लोग ज्यादातर इसी एज ब्रैकेट में आते हैं, या फिर वो लोग की डेथ होती है जिनकी एज ज्यादा होती है और उन्हें साथ कोई ना कोई और बीमारी होती है, जैसे शुगर है, गुर्दे फेल हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उनमें ज्यादा होता है। अगर आप देखें पीछे देखें तो जितनी डेथ्स हुई हैं वो अमूमन या यंग लोगों की हुई हैं, 28 साल का, 22 साल का, 18 साल का, ऐसे लोग हुए, या फिर वो 65 साल का, 70 साल का, 55 साल का, जिनको कोई और बीमारी थी साथ। बचत इसमें सिर्फ अगर किसी को डेंगू आज हो जाए, डेंगू मच्छर असल में 4 मुख्तलिफ तरह के वायरसेस वो मैं सवाल आपसे करता हूँ अभी। चलो अब वो मैं इसी में बात कर लेता हूँ। उसमें ये वायरस एक तो बताएं आपके ये कितनी किस्म के वायरस हैं, और ये कौन सा वायरस ज्यादा खतरनाक है? असल में इस तरीके से है कि डेंगू वायरस जो है ना, ये 4 तरह के वायरसेस हैं। चारों तरह के जो वायरस हैं वो चारों ही आपको डेंगू फीवर और जो ज्यादा शदीद बुखार है, डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको कहते हैं, या जिसमें डेथ होती है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, चारों ही कर सकते हैं। अच्छा, होता यह कि अगर किसी को एक दफा कोई मच्छर काटता है तो अमूमन कोई इन चारों में से एक टाइप जाती है, हम इनको कहते हैं डेन 1 2, डेंगू से डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। डेन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, एक मॉस्किटो, एक मच्छर एक दफा एक ही वायरस आपकी बॉडी में भेजता है। एक दफा जब आप उस वायरस से ठीक हो जाते हैं, उस डेंगू से, बुखार से रिकवर कर जाते हैं 6-7 दिनों के बाद, तो आपको उस टाइप ऑफ डेंगू से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। पूरी जिंदगी आपको वो वायरस, वो वाला वायरस आपको अफेक्ट नहीं करेगा, वो पूरी जिंदगी आपको दोबारा नहीं होगा। इसका मतलब आपको पूरी जिंदगी में 4 दफा ज्यादा से ज्यादा डेंगू हो सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात है, अगर किसी को आज डेंगू हुआ है, आज वो ठीक हो गया, उठ गया, सेहत याब हो गया, तो उसके बाद अगले 3 से 6 महीने उसके डेंगू के चारों इन्फेक्शन जो है ना वो उसको नहीं होंगी। चारों नहीं होंगी? 3 से 6 महीने ठीक हो, चारों से। उस वक्त उसको अगर मच्छर काटता भी हो तो उसको इतना कुछ नहीं होगा। 3 से 6 महीने जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद वो सिर्फ जो उसको वायरस थी, डेन 1 था, 2 था या 3 था, उसी से वो बचेगा, बाकी तीनों से उसको इन्फेक्शन होने का चांस है। अब होगा क्या, अब अगर उसको सेकंड अटैक होता है वायरस का, तो ये हमेशा पहले से ज्यादा सीरियस होगा, डेंजरस है, और ज्यादा चांस है डेथ होने के। और जो थर्ड अटैक होगा वो दूसरे से भी ज्यादा सीरियस होगा। तो इसीलिए जिन लोगों को डेंगू हो चुका है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वो एहतियात करें, उन्हें अगला अटैक ना हो और वो मॉस्किटो बाइट से बचें, बड़ा जरूरी। जी नाज़रीन, डॉक्टर असदुल्ला साहब हमारे साथ बहुत ही मुफीद गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आप हमारे साथ रहिएगा, हम अभी वापस आते हैं और मजीद जो सवालात बाकी रह गए हैं वो डॉक्टर साहब से करते हैं।